दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में वी नाउ कंपनी ने केस किया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर ईडी क्या जांच चल रही थी और उसके जो बैंक खाते थे वो फ्रीज कर दिए गए थे। उसके बारे में वी नाउ कंपनी ने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में कोर्ट केस किया था, जिसका फैसला अभी जज साहब ने पहले जो पिछली सुनवाई थी उसमें अपना सुरक्षित रख लिया था फैसला, और वो अब 17 जनवरी को जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। ये आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें थोड़े से ज़्यादा पेज हैं, ये 11 पेज का फैसला है और ये इंग्लिश में है। हमने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी किया हुआ है, लेकिन आपको एक बार जो मुख्य फैसला है जो जज साहब ने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करवाया है वो फैसला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये CWP नंबर 30014 इसके बारे में है, और 32476 ये भी CWP दोनों एक साथ इकट्ठा कर दी थी जज साहब ने। और ये वी नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के ऊपर केस दायर किया हुआ है। अब उसमें जज साहब ने जो सारे फैक्ट देखे हैं, दोनों पक्षों की सुनवाई की और कई तारीखें लगी हैं, उसमें जज साहब ने ये वाला फैसला दिया है। ये इंग्लिश में है, तो बहुत सारे साथी हैं अपने जो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमने इस फैसले को ट्रांसलेट किया है हिंदी में। ये गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से हमने ट्रांसलेट किया हुआ है। एक बार आपको ये सारा फैसला जो भी निर्णय है जज साहब का वो आपको इसके ऊपर चलाकर दिखा रहे हैं, ताकि आपको कोई शंका न रहे। ये हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी है ये फैसला, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये सारा हमने ये सारा फैसला 11 पेज का है, और ये आखिर में जज साहब ने जो निर्णय दिया है वो है। अब हम आपको जो हिंदी ट्रांसलेट है इसका वो बताते हैं। ये हमने गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से इसको ट्रांसलेट किया है। इसमें जो भी हमारे न्यायमूर्ति महोदय हैं उनके नाम हैं श्री शील नागू जी मुख्य न्यायाधीश हैं, और न्यायमूर्ति श्री अनिल क्षेत्रपाल जी हैं, और दोनों पक्षों के जो भी वकील महोदय हैं वो कोर्ट में उपस्थित थे उस दौरान ये फैसला सुनाया है। अब इसमें हम पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन कोई भी संशय न रहे इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की सहमति से ये सारा फैसला जज साहब ने लिखवाया है। इसमें सिविल रिट याचिका CWP 30014 है। उसमें याचिकाकर्ता जो कंपनी है अपनी वी नाउ, उसने ईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा जिसको बोलते हैं उसके तहत चल रही जो कथित जांच के संबंध में सभी रिकॉर्ड पेश करने, आयकर अधिनियम 1961 और की धारा 132 के तहत तालमेल, समन्वय और सामंजस्य में 1999 अधिनियम की धारा 37 को पढ़ने और यह भी मानने का निर्णय देने की मांग करती है कि 1999 अधिनियम में निहित तलाशी, जब्ती आदि की शक्तियाँ 1999 अधिनियम की धारा 13 में संदर्भित उल्लंघन तक सीमित, परिमित और सीमित हैं। कुछ अन्य संबंधित राहतें भी मांगी गई हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है सिविल रिट याचिका 32,476 में इस केस को जो ईडी की जो ये केस नंबर इसमें दे रखा है इसको रद्द करने की मांग की गई थी, और तलाशी और जब्ती की कार्रवाई और याचिकाकर्ता कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज करने के अवैध कृत्य को रद्द करने की मांग की गई थी। ये दूसरी याचिका है। इसमें अगले पॉइंट में है वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों को समझने के लिए संक्षेप में प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। ईडी ने समूह कंपनियों, ये पूरी कंपनियों का समूह है, वी नाउ है जिसमें वी नाउ इन्फोटेक है, वी नाउ मार्केटिंग सर्विसेज हैं, जे बाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जे बाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड, इनके संबंध में 1999 जो एक्ट है उसके तहत पूछताछ जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ जांच से पता चलता है कि उपर्युक्त संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त हुआ है। आवक धन मतलब बाहर से आया हुआ धन उनको प्राप्त हुआ है, ये जो फेमा के तहत है।
वित्तीय विवरणों से यह पाया गया कि उपरोक्त विदेशी आवक धन का विवरण नहीं दिया गया है। ये इस वित्त वर्ष में नहीं दिया। 2021-22 और 22-23 के जो वित्त वर्ष है उसके दौरान इन्होंने इसको घोषित नहीं किया था। इसी तरह जे बाइट जो कंपनी है उसने जो GSTR रिटर्न फाइल की जाती है उसमें भी रिटर्न का प्रासंगिक अवधि यानी फरवरी 2023 से जुलाई 2023 तक विश्लेषण किया और पाया कि इसने जे बाइट कंपनी ने अपनी वैधानिक GSTR जो भरनी होती है कंपनी को रिटर्न दाखिल करनी होती है में किसी भी सेवा के निर्यात का उल्लेख नहीं किया है। वहाँ पर इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जो धन उन्होंने प्राप्त किया उसका। विवेकपूर्ण जांच के माध्यम से यह पाया गया कि मेसर्स जे बाइट है जो रेंटल ने अगस्त 2024 के महीने के दौरान 8,75,97,027 रुपये मूल्य के 9 निर्यात चालान दिखाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 1999 अधिनियम का उल्लंघन हुआ है जिसके कारण सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त जानकारी के आधार पर एक राय बनाई। इसके बाद ईडी ने 1999 अधिनियम की धारा 37 के साथ 1961 अधिनियम की धारा 32 के तहत तलाशी ली। कुछ बैंक खातों में पड़ी राशि को फ्रीज कर दिया गया क्योंकि 1999 अधिनियम का उल्लंघन का संदेह था। भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी और अन्य के कुछ खातों के संबंध में 15 दिनों की अस्थायी अवधि के लिए डेबिट फ्रीज करने का निर्देश दिया गया। ये जो खाते बंद किए थे ये 15 दिन के लिए किए थे। कंपनियों के प्रमोटरों और प्रमुख शेयरधारकों ने जो जिसमें डायरेक्टर भी शामिल हैं को सुनवाई का अवसर देने और जांच को आगे बढ़ाने के लिए 30 अक्टूबर 2024 और 19 नवंबर 2024 को समन जारी किए गए थे। हालांकि उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई भी जांच में शामिल नहीं हुआ। वर्तमान में 1999 अधिनियम के प्रावधानों 1999 अधिनियम जो बार बार आ रहा है वो फेमा का एक्ट है, 1999 में बनाया गया था। इसमें 1999 एक्ट जो भी आई वो फेमा है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता कंपनी के बैंक खातों के डेबिट फ्रीज के लिए बैंक को जारी निर्देश 2 दिसंबर 2024 से अप्रभावी हो गए थे क्योंकि 15 दिन पूरे हो चुके थे 2 दिसंबर को, और इसे कभी नहीं बढ़ाया गया। इस टाइम को नहीं बढ़ाया था। 19 नवंबर 2024 को कंपनियों से संबंधित अधिकारियों को तलाशी अभियान के दौरान बरामद और जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों से डेटा निकालने की निगरानी के लिए शामिल होने का अनुरोध किया गया था। हालांकि उनमें से कोई भी शामिल नहीं हुआ। इसके बाद याचिका संख्या 30014/2024 दायर की। इसके बाद जो भी उन्होंने पूछताछ के दौरान पता चला कि इन कंपनियों ने आपस में बहुत बड़ा बैंकिंग लेन देन किया है। यह भी पता चला कि इन कंपनियों ने लगभग 25,000 व्यक्तियों निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल में निवेश करने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया है, उन्हें गैर मौजूद और अपर्याप्त पार्टिकल्स बेचकर इस प्रकार विभिन्न निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है और उनका विश्वास तोड़ा है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसे आगे BNSS कहा जाएगा, ये आगे शॉर्ट फॉर्म से लेगी, पूरा नाम लेना बार बार उचित नहीं होता, के प्रावधानों के तहत आपराधिक अपराध का संदेह भी है जो कि धन शोधन निवारण मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है PMLA बोलते हैं जिसको, वो 2002 के तहत अनुसूचित अपराध है। अनुसूचित का मतलब है उसमें मेंशन किया गया अपराध है ये। सूचना साझा करने पर FIR संख्या 463 दिनांक 21 नवंबर 2024 पुलिस स्टेशन सेक्टर 58 गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, ये अब शॉर्ट फॉर्म आएगी उसकी, BNSS की धारा 318 4 61 2 316 2 के तहत पंजीकृत किया गया था। जांच और तलाशी में यह भी पता चला कि कंपनियां ग्राहकों को बिक्री और लीज बैक मॉडल के माध्यम से डेटा सेंटर संपत्ति या क्लाउड पार्टिकल्स सर्वर खरीदने के लिए निवेश के अवसर प्रदान कर रही है, जिसके तहत एक बार जब ग्राहक डेटा सेंटर संपत्ति या क्लाउड पार्टिकल खरीद लेता है तो यह तुरंत मेसर्स VSSL मार्केटिंग वीनाउ जो मार्केटिंग ब्रांच है उसकी मार्केटिंग सहयोगियों जैसे मेसर्स GIPL, मेसर्स ZRPP
PPL द्वारा न्यूनतम गारंटीकृत किराए पर दीर्घकालिक आधार पर लीज बैक कर दिया जाएगा। खपत किया गया 1.9 TB डेटा टेस्ट ओपन स्टेट क्लाउड डेटा से संबंधित है और इन कार्यरत सर्वरों में किसी भी ग्राहक से संबंधित कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। परिसर में 1119 सर्वरों का उपयोग नहीं किया गया। किसी भी शक्ति स्रोत यानी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है सक्रिय के साथ, और इसलिए ये सर्वर इस काम करने की स्थिति में नहीं हैं। यह पाया गया कि SGST द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें मेसर्स ZRPPL द्वारा गूगल आपूर्तिकर्ताओं से माल सेवाएं खरीदकर लिए गए अस्वीकार्य ITC की मांग की गई है। जो उन्होंने GST दिया था उसको वापस अपने पास इनपुट के लिए मांग की थी। इस तरह के खरीद लेन देन का कुल चालान मूल्य 66,23,58,209 रुपये है। जांच के दौरान मेसर्स VMSL से संबंधित बैलेंस शीट में पाया गया कि कंपनी को 2016-17 से 2022-23 की अवधि के लिए 5,33,38,06,158 की राशि प्राप्त हुई। ये HDFC और ICICI बैंक खातों में दर्ज प्रविष्टियों से पता चला है कि मेसर्स वी नाउ कंपनी है को कुल 2236.07 करोड़ की राशि मिली है, जिसके बारे में संदेह है कि इसे क्लाउड पार्टिकल स्टोरेज स्पेस की बिक्री के बदले व्यक्तियों निवेशकों से प्राप्त किया गया है। यह भी पाया गया है कि मेसर्स वी नाउ लिमिटेड ने व्यक्तियों निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स उनकी वास्तविक अक्षमता से कहीं ज़्यादा बेचे हैं, क्योंकि इसकी कुल सक्रिय सर्वर अक्षमता 2701 क्लाउड पार्टिकल्स या 2701 TB टेराबाइट क्लाउड स्पेस है, जबकि उन्होंने 10,29,294 टेराबाइट TB डेटा या 5,42,274 TB बैंक खातों में जमा राशि के अनुसार पार्टिकल्स बेचे हैं। अंततः यह संदेह है कि मेसर्स ये जो जेबाइट है उसने ग्राहकों से किराए की राशि प्राप्त करने के बजाय मेसर्स वी नाउ से धन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके बाद में निवेशकों को किराए के रूप में भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वी नाउ कंपनी से उन्होंने जो निवेशकों ने उसमें बैंक खातों में जो पैसे डाले थे उनको जेबाइट रेंटल प्राइवेट लिमिटेड को भेज दिया ताकि वो रेंट के तौर पर उनका भुगतान कर सकें। इसका ये अर्थ है। संक्षेप में, नए व्यक्तियों निवेशकों से एकत्रित किए गए धन को घुमाया जा रहा है और उन्हें मासिक जो मंथली रेंट है सुनिश्चित किराए की आय के रूप में भुगतान किया जा रहा है। नितिन श्रीवास्तव के बयान के अनुसार नए निवेशकों से प्राप्त निवेश से पिछले निवेशकों को सुनिश्चित किराए का भुगतान किया जा रहा था। यह संदेह है कि एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना है जहां नए निवेशकों से पूंजी का उपयोग करके पिछले निवेशकों को रिटर्न का भुगतान किया जाता है के बजाय ऑपरेशन द्वारा अर्जित। मतलब इसमें ये कोई किसी ऑपरेशन का मतलब कोई वर्क करके जो धन प्राप्त होता है उसमें से नहीं, बल्कि जो नए निवेशक आए उनका पैसा लेके जो पिछले निवेशक हैं उनको रेंट के तौर पर प्रदान कर दिया। मैं सटीकता FIR दर्ज होने के बाद 2002 अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच के लिए ये जो संख्या है ये FIR की ये 25 नवंबर 2024 दर्ज की गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 25,000 से अधिक भोले भाले निवेशकों को डेटा पार्टिकल बेचे गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2236.07 करोड़ की आय हुई है, जो जांच के दौरान और भी बढ़ सकती है। तलाशी कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए, जिनसे पता चला कि उक्त कंपनियों के समूह और अन्य संबंधित
संस्थाओं से संबंधित 67 बैंक खातों का उपयोग धन को घुमाने के लिए किया गया था और इसलिए 2002 अधिनियम की धारा 17(1)(a) के तहत खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया था। आगे की जांच के लिए प्रमुख शेयरधारकों प्रवर्तकों को उनके बयान दर्ज करने के लिए 30 अक्टूबर 2024 और 19 नवंबर 2024 को समन भेजे गए, लेकिन उनमें से कोई भी जांच में शामिल नहीं हुआ। पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता जो माननीय जो वकील महोदय हैं, उनकी दलीलें विस्तार से सुनी गई तथा उनकी सक्षम सहायता से पत्र पुस्तिका का अवलोकन किया गया। जो भी उन्होंने लेटर थे, जो भी साक्ष्य थे, वो जज साहब ने देखे। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों ने कहा कि तलाशी और जब्ती करते समय ईडी ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और तलाशी और जब्ती करने से पहले याचिकाकर्ता कंपनी को यानी वी नाउ कंपनी को कोई पूर्व सूचना जारी नहीं की गई। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई सूचना, नोटिस या अवसर नहीं दिया गया और जब्ती ज्ञापन में तलाशी और जब्ती के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील दीपक भारद्वाज ने पारित निर्णय पर भरोसा करके ये सारी फैसले में अपना पक्ष रखा है। इसमें जो और भी केस हैं वो जज साहब ने वो सारे केस इस तरह के और मिलते जुलते केस थे। ये इसमें महत्वपूर्ण यही होगा कि हम इनका ज़्यादा वर्णन यहाँ नहीं करें, क्योंकि जज साहब ने इनको उचित मानते हुए इनको मेंशन करके इनके बारे में जो भी निर्णय आए थे उनके साथ अपने निर्णय को अनुकूलित किया है। अब इसमें आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। इसके विपरीत ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है कि जांच प्रगति पर है और मामले को 2002 अधिनियम की धारा 5(5)(5) के अनुसार ऐसी कुर्की से 30 दिनों की अवधि के भीतर न्याय निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को अपना प्रतिनिधित्व करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा। यह भी खुलासा किया गया है कि याचिकाकर्ता और उसकी सहयोगी कंपनियां फोरम शॉपिंग में लिप्त रही हैं, क्योंकि उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाएं दायर की हैं। फोरम शॉपिंग, यहाँ शॉपिंग को इसने थोड़ा सा अलग से ट्रांसलेटर ने, गूगल ट्रांसलेटर थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे वर्ड ऐड कर देता है, लेकिन हम इसको कहेंगे कि फोरम जो न्याय प्रक्रिया है उसके बारे में। मतलब इसका कहने का ये है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं जो वी नाउ कंपनी है, और जो वास्तव में जिसके पास उन्होंने अपना पक्ष रखना था, ईडी की जो कोर्ट है, न्यायाधिकरण है, उसके सामने वो पेश नहीं हुए हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी कोर्टों में, हाई कोर्टों में जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाएं दायर की हैं, क्योंकि एफआईआर को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता की सहयोगी कंपनी जे वाइट इन्फोटेक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका यानी रिट याचिका जिसका नंबर है 15/400/2024 दायर की है। याचिकाकर्ता कंपनी के प्रमोटर प्रमुख शेयरधारक जांच में शामिल होने के लिए आगे नहीं आए हैं। इसके बारे में विश्लेषण और चर्चा है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार अक्षेत्रपूर्ण है, फिर भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से पहले स्वयं द्वारा निर्धारित सीमाएं हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। आमतौर पर कानून द्वारा की गई जांच के चरण जांच तकनीकों में बलपूर्वक और गुप्त तकनीकें शामिल हैं। मतलब इसमें है कि ये जो जांच है वो अचानक से और खुफिया तरीके से, गुप्त तरीके से ही होती है, क्योंकि इसको प्रभावित किया जा सकता है, नहीं तो पता चलेगा। तो तलाशी और जब्ती की विधि बलपूर्वक होती है, क्योंकि इसका उपयोग किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन का संदेह होने पर मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। तलाशी और जब्ती जांच में एक प्रसिद्ध उपकरण है। उपकरण का मतलब है कि एक हथियार है, ये एक तरीका है जो जब्त करके तभी तो एकदम से अचानक से छापा मारेंगे और उसमें से जो भी चीज़ें आपत्तिजनक दिखेंगी उनको जब्त करेंगे और फिर तभी जांच होगी।
अगर उनको पता चल जाएगा कि जांच होने वाली है तो वो सारी चीज़ें, सारे साक्ष्य मिटा सकते हैं। ये इसमें ऐसा अर्थ है इस चीज़ का। तलाशी और जब्ती जांच में एक प्रसिद्ध उपकरण है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाता है। हालांकि संवैधानिक न्याय के प्रहरी हैं, फिर भी इस शक्ति का उचित सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए और जांच के चरण में हस्तक्षेप दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाता है। अगला पॉइंट है, जहां तक सिविल रिट याचिका 30014 का संबंध है, याचिकाकर्ता मूलतः यह चाहता है कि यह न्यायालय 1999 के अधिनियम के तहत की जा रही कथित जांच के संबंध में सभी रिकॉर्ड मंगवाए। किसी वैधानिक प्रावधान को पढ़ने या उसमें व्याख्या करने के सिद्धांत व्याख्यात्मक उपकरण हैं जिन्हें वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उन्हें कानून के अमूर्त प्रस्ताव के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि इन व्याख्या उपकरणों का उपयोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है कि कानून की व्याख्या उस तरीके से की जाए जो उसके इरादे और उद्देश्य के लिए संरेखित हो। मूलतः याचिकाकर्ता का दावा है कि तलाशी और जब्ती करने से पहले याचिकाकर्ता को पूर्व सूचना जारी नहीं की गई है। 1999 के अधिनियम की धारा 37 में तलाशी और जब्ती करने से पहले किसी पूर्व सूचना की परिकल्पना नहीं की गई है। 1999 अधिनियम की धारा 37(1) और 2 के तहत ईडी द्वारा 13 में संदर्भित उल्लंघन की जांच करने का हकदार है, जबकि 1999 अधिनियम की धारा 37(3) अधिकारियों को ऐसी ही शक्तियां प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है जो आय पर प्रदत्त हैं। इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले या किसी नियम, विनियमन, अधिसूचना या निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर दंड लगाने का प्रावधान है। 1999 के अधिनियम की धारा 13(1)(a) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर स्थित किसी विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति का अधिग्रहण करता हुआ पाया जाता है जिसका कुल मूल्य धारा 37(a) की उपधारा 1 के प्रावधान के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उल्लंघन में शामिल राशि का 3 गुना जुर्माना और समतुल्य मूल्य की जब्ती की अनुमति है। अगला पॉइंट है, इसी प्रकार 2002 अधिनियम की धारा 5 के तहत धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की की अनुमति है, जहां निदेशक या खंड इस खंड के प्रयोजन के लिए निदेशक द्वारा अधिकृत उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी उसके पास अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय है और अपराध की ऐसी आय को किसी भी तरीके से छुपाया, स्थानांतरित या निपटाया जा सकता है, तो ये कार्रवाई कर सकते हैं। 2002 अधिनियम की धारा 17 निदेशक या निदेशक द्वारा अधिकृत यानी अथॉरिटी दिए हुए डिप्टी डायरेक्टर के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने के लिए सक्षम बनाती है। ये पावर उनको दी गई है यदि उसके पास मौजूद किसी सूचना के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को यह मानने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है जो धन शोधन का गठन करता है। इसका कहने का अर्थ है कि जो जज साहब ने ये बातें बताई हैं, इनका ये साक्ष्य जो पढ़े हैं और उन्होंने बताया है, उसमें ये है कि जो सक्षम अधिकारी है जिनको पावर दी गई है जांच करने की, वो अपने अनुसार किसी चीज़ को जांच करने के योग्य मानते हैं तो उनकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि उनको धन शोधन का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। यह स्पष्ट है कि तलाशी लेते समय याचिकाकर्ता को उचित जानकारी दी गई थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तलाशी और जब्ती ज्ञापन संलग्न नहीं किया है और ईडी द्वारा विभिन्न बैंकों को भेजे गए फ्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया है कि सहायक निदेशक यूनिट 3 ईडी के पास उनके पास मौजूद दस्तावेजों से यह मानने के कारण है कि अपराध की आय को उस विशेष बैंक में रखे गए उपरोक्त बैंक खाते में डाइवर्ट किया गया हो सकता है, संभावना है इस चीज़ की। इसके अलावा जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ये आदेश 26 नवंबर 2024 को पारित किए गए थे, जबकि जिस तारीख को दलील सुनी गई उस दिन 30 दिन पूरे होने बाकी हैं। विश्वास करने के कारणों की आवश्यकता के संबंध में इस न्यायालय ने ये जो दिलबाग सिंह संधू एंड वर्सेस भारत संघ और अन्य के इसी प्रकार के जो केस है उसमें भी ये चीज़ें
सेम वही धारणाएं, वही चीज़ें, वही सामग्री सेम मिली थी और उसमें भी ऐसा ही निर्णय दिया गया था। माननीय हाई कोर्ट ने इस फैसले को अपने इस फैसले में मेंशन किया है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे तो और लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा खुद ही थोड़ा सा अध्ययन कर लें। ये फैसला सेम इसी सिचुएशन से संबंधित है, सेम ऐसा ही है मामला। आगे का पॉइंट है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि 2002 अधिनियम की धारा 5(5) प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते हुए शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है। न्यायाधिकरण का मतलब है जो ईडी की को जो भी ये जो न्याय करने की अथॉरिटी हैं उनके पास इस प्रकार की चीज़ें, ये शिकायत दर्ज करने का अवसर देती हैं। न्यायाधिकरण शिकायत प्राप्त होने पर मामले का निर्णय करने का हकदार है। न्यायाधिकरण के समक्ष सभी हितधारकों को भाग लेने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण को समयबद्ध तरीके से मामले का फैसला करना आवश्यक है। अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण विरुद्ध कुर्की की पुष्टि का आदेश अपील न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य है। अपीलीय न्यायाधिकरण इसमें चूंकि 2002 अधिनियम में ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध करा दिए गए हैं, इसलिए इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अब जो माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय फाइनल दिया है उसमें यह है, उपयुक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाओं का निपटारा याचिकाकर्ताओं को 1999 अधिनियम के साथ साथ 2002 अधिनियम के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण यानी जो भी अथॉरिटी है न्याय देने की, उसके समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है। दोनों रिट याचिकाओं में लंबित विविध आवेदन यदि कोई हो उसका निपटारा कर दिया जाएगा। मतलब इसका फैसला हाई कोर्ट ने ये दिया है कि 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम के तहत जिनको सुनवाई की अथॉरिटी दी गई है, यानी ईडी की अपनी कोर्ट है, इन एक्ट के तहत वो सुनवाई करते हैं, तो याचिकाकर्ता यानी वी नाउ कंपनी और जे वाइट कंपनी को उनके पास जाना चाहिए। ये नहीं है कि हाई कोर्ट में सीधा यहाँ आए, क्योंकि ईडी की उनकी अपनी कोर्ट है, वहाँ इस मामले को सुनने के सक्षम अधिकारी महोदय हैं वहाँ पर जो अधिकृत हैं, इसलिए वहाँ जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। और ये कहते हुए माननीय न्यायाधीश महोदयों ने ये जो कोर्ट केस था ये दोनों याचिकाओं का फैसला करते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया है, मतलब ये खारिज कर दिया है। अब इसमें यही बात है कि इस फैसले का क्या मतलब हुआ। इस फैसले का मतलब ये हुआ कि अभी दोबारा से जो भी अधिकृत कोर्ट है या न्यायाधिकरण है, न्यायाधिकरण का मतलब यही होता है कि न्याय देने वाले अथॉरिटी, उनके पास दोबारा से याचिका लगानी पड़ेगी। वो अपना केस सुनेंगे, फिर अपना निर्णय देंगे। जैसा कि हमने ये जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया है, ये आपकी जानकारी के लिए है सिर्फ। और इस केस को हमने जैसा था वैसा ही आपको पढ़कर सुनाया है, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इसलिए आप कृपया माननीय हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इस केस का जो फैसला है, निर्णय है, उसको डाउनलोड करके खुद भी एक बार कंफर्म कर लें। और हम इसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई भी चीज़, कोई भी शब्द हमने अपनी तरफ से नहीं मेंशन किया है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि एक भी जो निवेशक है उसको कोई नुकसान न हो, उसकी कोई धन हानि न हो, आर्थिक नुकसान न हो। भगवान की कृपा से उनको उनका निवेश वापस जल्दी से जल्दी मिल जाए। बस यही दुआ के साथ हम इस वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।